बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, इन अशार से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि करना चाहे जो शहर की तामीर, करना चाहे जो शहर की तामीर अपने ही घर से इब्तिदा कीजिए। आईने टूट कर नहीं जुड़ते, दोस्तों को यूँ ना खफा कीजिए। लफ्ज़ से भी खराश पड़ती है, तबसरा सोच कर किया कीजिए। आप तो मौसमों के वेदी हैं, ये धुंध बिखरेगी कब पता कीजिए। आज हम गुफ्तगू करेंगे रियल इस्टेट का मुल्क में क्या किरदार है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल इस्टेट एसोसिएशन के अहदेदारान। सबसे पहले इनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ, फिर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा जौहर इकबाल साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, जो कि सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम माशाल्लाह आपका नाम भी जौहर इकबाल, और जौहर मतलब आज आपके वो जौहर देखेंगे जो इकबाल साहब के अंदर भी है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा अंदाज़ है आपका। इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं आपसे। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं, सीनियर नायब सदर है अहमद रज़ा हाशमी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे तीसरे मेहमान हैं, माशाल्लाह यंग है और जनरल सेक्रेटरी है नदीम अहमद नज़ीर साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। अच्छा जौहर साहब, सबसे पहले तो ये है कि माशाल्लाह जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू करनी और मैंने जब आपके बारे में मालूम किया, तो आपकी एक एसोसिएशन है जो कि डिफेंस एंड क्लिफ्टन के अंदर है, रियल इस्टेट एसोसिएशन चला रहे हैं। तो क्या ये एसोसिएशन के अंदर कोई इलेक्शन भी होते हैं? किस तरीके से आप इसके अंदर शामिल होते हैं? किस तरीके से इसका क्या दायरे कार है और किस तरीके से ये डिज़ाइन की हुई है आपकी? जी बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आपने जो है ये इंट्रो दिया। अच्छा देखिए, डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल इस्टेट एसोसिएशन जो है ये आपका इसका सफ़र जो है वो 25 साल हो गए इसको। 20 साल से इसमें कंटिन्यू इलेक्शन होते हैं। हर 2 साल बाद इसके अंदर इलेक्शन होता है, चाहे मुल्क के अंदर कोविड हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, मुल्क में इलेक्शन हो या ना हो, इसमें वक्त के ऊपर इलेक्शन होते हैं। अच्छा। और हमारे तमाम मेंबर्स जो है उनकी स्क्रूटनी होती है। हमारा इलेक्शन कमीशन है जो कि 3 महीने पहले जो है वो आकर चार्ज ले लेता है और वो सारी चीज़ों को जो है स्क्रूटनाइज़ करता है। तमाम वोटर्स लिस्ट बनती हैं। हमारे पूरे के पूरे जो वोटर्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो टैक्स पेयर हैं, एनटीएन होल्डर्स हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो इस तरीक़ेकार से फिर ये इलेक्शन होता है और वो एक मेले का समा होता है पूरे डिफेंस क्लिफ्टन में। और हम नाम की हद तक तो डिफेंस क्लिफ्टन रियल इस्टेट एसोसिएशन है, लेकिन हम पूरे मुल्क के अंदर जो है वो अपना वजूद मनवा चुके हैं। और वो चाहे एफपीआर हो, चाहे वो कायमा कमेटी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, और कई दफ़ा हमने वैल्यूएशन में जो है वो मुंतखब गवर्नमेंट्स को जो है वो तजवीज़ें दी, उनसे मनवाई, और इस सिलसिले को जो है वो सबके साथ। कितने मेंबरों पर मुश्तमिल है आपकी ये एसोसिएशन? देखिए, हमारी एसोसिएशन में इस वक्त जो इलेक्टेड मेंबरान होते हैं वो तो 31 होते हैं, जिनको सेलेक्ट करते हैं पूरे डिफेंस और क्लिफ्टन के रियल इस्टेट एसोसिएशंस के लोग। अच्छा, इसमें है ये कि हमारे हर जो मेंबर है उसका एक वोट तस्वुर होता है एक ऑफिस का, चाहे उसके अंदर एसोसिएट मेंबर 10 काम कर रहे हों या 20 काम कर रहे हों। वोट का इख्तियार सिर्फ जो है वो उसके ऑनर को या उसके सीईओ को होता है जो वोट राइट रखता है। तो इस तरह से ये 25 से 30 लाख लोग, 25 से 30 हज़ार लोगों जो है वो हमसे मुंसलिक हैं। अच्छा। और फिर ये जो इलेक्शन होते हैं तो इसमें जो वोट कास्ट होते हैं, कभी वो 2200 होते हैं, कभी 2500 होते हैं, और ये कम ज़्यादा होते रहते हैं हालात के उसके ऊपर। जैसे आजकल जो है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं तो एजेंसियाँ बंद हो रही हैं, और जब रियल इस्टेट फ्लोरिश कर रहा होता है, चल रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो रियल इस्टेट उस पर गुफ्तगू करते हैं। अहमद हाशमी साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरह जौहर इकबाल साहब आपको एक पूरी टीम के तरीके से लेके आ रहे हैं, तो आपने कब इसमें ज्वाइन किया और किस तरीके से आप देख रहे हैं उसको, और कराची के अंदर उसमें क्या डिफरेंस है आपके यहाँ? मैंने 2005 में ज्वाइन किया, और हमारे यहाँ इलेक्शन जैसे जौहर साहब ने बताया कि बाकायदा इलेक्शन होते हैं। और इसमें एक बात और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि इलेक्शन 2 दफ़ा जो लोग एक साथ कंटिन्यू करते हैं वो तीसरी दफ़ा फिर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते हैं। एक ब्रेक देना होता है। मैंने 2005 में काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था अपने एरिया से, फिर मैं 2 दफ़ा कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी रहा, फिर जनरल सेक्रेटरी,
अब मैं दूसरी दफ़ा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पर। अच्छा नदीम साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि दीगर एरिया के अंदर भी बहुत सारी एसोसिएशन है और आपकी एसोसिएशन, उन दोनों में क्या फ़र्क है? दीगर एरिया के अंदर जो है, जैसे कराची की अगर मैं बात करूँ जी, तो वहाँ और आपके यहाँ पे क्या फ़र्क है? उसके अंदर वो आपसे अटैचमेंट चाहती है कि हमको भी इस जगह पे ले लें, कुछ इस तरह की सिचुएशन है? जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मदद किया। देखें, हमें फ़ख्र हासिल है डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन को कि ये एक पाकिस्तान की लार्जेस्ट एसोसिएशन है, जिस तरह हमारे सदर साहब ने बताया। और हमारे इलेक्शन होते हैं, उसमें कंटेस्ट करते हैं, इलेक्टेड बॉडी होती है, और ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है पाकिस्तान की। और हमें एक फ़ख्र और हासिल है कि हमसे लोग जुड़े हुए हैं। हमारी एसोसिएशन इतनी पुरानी है कि हमसे लोग जुड़े हुए हैं और हमसे मशावत करते हैं। बाकी एसोसिएशन है, वहाँ ना इलेक्शंस होते हैं और ना वो रजिस्टर्ड है। और जिस तरह सदर साहब ने बताया कि हमारा हर जो मेंबर है वो एनटीएन होल्डर है, टैक्स पेयर होगा तो हमारा मेंबर बन सकेगा। ये तो आपने दो एरिया की बात कर ली। अगर वो दीगर एरिया के हवाले से अगर वो एसोसिएशन आपसे आती है कि अभी हमें भी ले लो, कि इस तरह की सिचुएशन है, देखिए कराची के अंदर। हाँ यस, हम ये करते हैं कि हम उन्हें जो है अपने बाइलाज देते हैं, उनकी मदद करते हैं इलेक्शंस करवाने के लिए। उनको हम ये कहते हैं कि आप रजिस्टर्ड होइए, आप अपने यहाँ जो है वो इलेक्शन मुख्तलिफ उसमें अदवार में कीजिए, और उनको एक प्लेटफार्म देते हैं, एक सिस्टम देते हैं। और ख़ास तौर पे सिंध के अंदर जो है वो तमाम लोग हमसे रहनुमाई लेते हैं। इसके अलावा हम इस्लामाबाद के साथ भी जुड़े हुए हैं, हम लाहौर के साथ भी जुड़े हुए हैं। जितनी बड़ी एसोसिएशंस हैं वो सब एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हैं। तो कोशिश ये है इस वक्त कि तमाम जहाँ भी रियल्टर है या रियल इस्टेट का काम हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर उनके एरियाज़ की जो है अपनी एसोसिएशनें जो है वो बिल्ड हो जाएं। अगर गुलशन इकबाल है तो गुलशन इकबाल के अंदर जो उनके प्रॉब्लम है वो उनकी दहलीज पर हल हो। अगर नॉर्थ कराची है या नाज़िमाबाद है या नॉर्थ नाज़िमाबाद है तो वो वहीं जो है वो उनके इलेक्शन भी हों, लोग भी उनके इलेक्ट हों और उनके प्रॉब्लम वहीं जाकर जो है वो हल हों। बाकी एक डिस्क्लेरिया जो है वो अम्ब्रेला की सूरत में काम करती है, लोगों को जो है ये अपने मुख्तलिफ एसोसिएशनों को जो है वो जोड़ने का भी काम करती है। नहीं, आप देख रहे हैं कि जैसे कराची के अंदर मैं बात करूँ कि अक्सर देखा गया है कि हम जो अगर कोई भी जाता है स्टेट एजेंसी की तरफ और कहता है कि मुझे मकान किराए पे लेना है और ये लेना, तो हम अमूमन देखते हैं कि वो दिखाते कुछ है और फिर इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। नहीं, देखें इसमें ये है कि हर बिज़नेस में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिफेंस क्लिफ्टन में ख़ास तौर से ये चेक एंड बैलेंस मौजूद है कि हमारे यहाँ जितने हमारे मेंबर हैं कोई भी दो नंबरी नहीं करता है। उसको ये पता होता है कि अगर मुझसे कोई दो नंबरी हुई तो फ़ौरन मेरी जो है ना कंप्लेन हो जाएगी और मुझे एसोसिएशन में बुलाया जाएगा। तो हम वैसे भी अपने जितने रियल्टर्स हैं हमारे ख़ानदान की तरह से हैं और हम बड़ा इस पर जो है चेक रखते हैं। और कोई भी हमारा रियल्टर डिफेंस क्लिफ्टन का मतलब शायद व नादिर ही कोई होगा जिसकी कोई इस तरह की कंप्लेन होगी। तो और ऑल कराची, जैसे कराची की बात कर रहे थे अभी आप जौहर साहब से, तो कराची में भी जितनी एसोसिएशन है वो सब बड़े भाई का किरदार डेफिनेटली अदा कर रही है उनके लिए, और वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। और जब भी कोई मसला होता है, जो मसाइल होते हैं जिस पर हमें आवाज़ उठानी होती है, तो वो सब हमारे साथ हम आवाज़ होकर हमारे साथ चलते हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ नज़ीर साहब कि इस वक्त देख रहे हैं कि जो मुल्की हालात है इसके ऊपर बिलखसूस अगर हम देखें बिल्डर्स की तरफ जाते हैं तो वो जो काम का एकदम बहुत तेज़ी से उठा था, अब काम के अंदर थोड़ी सी कमी आ रही है, तो उसकी क्या बुनियादी वजह, तो कितना असर अंदाज हो रहा है ये आपकी रियल एस्टेट एजेंसी पे? देखें, ये काम का तसलसल जो पिछले साल डेढ़ साल से ये स्टॉपेज हुआ है, उसका बड़ा रीज़न FBI ने हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए। उसमें 7E का बहुत बड़ा रोल था, उसने हमारे कारोबार को बिल्कुल जमूद तारी कर दिया है। तो और बिल्डर्स के लिए ये हुआ है कि जो उन्होंने माल बुक कराया हुआ था, स्ट्रक्चर किसी का आधा कंप्लीट है, किसी का ग्रे स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है, लेकिन उसको इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ रही हैं, तो सारा कारोबार जो है वो जमूद तारी हो गया है। अब उनको पेमेंटें नहीं आ रही हैं, वो अपना प्रोजेक्ट छोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन बुकिंग से ही वो उन्होंने पैसा जनरेट करना होता है, तो वो सारा तसलसल बैकलॉग हो गया। तो किसका इसमें किसका किरदार है? 7E है क्या कहते हैं अक्सर? ये एक्चुअली हुआ ये है कि गवर्नमेंट जब ये चेंज हुई है, रिजीम चेंज जिसको आप कहते हैं, तो उसके बाद से इन्हें टैक्स के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स हुई। उसके अंदर जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने एक 7E का
जो है वो लागू किया और 7E का जो बनता है वर्ड्स, वो इन्होंने एक डीम रेंटल इनकम जो है वो तसव्वुराती जो है इनकम, उसको करके ये 1% टैक्स जो है वो लागू कर दिया। अच्छा, अब है ये कि अब ये कर तो दिया, लेकिन इससे हुआ ये कि एक तो जमूदारी हुआ, सेकंड जो अभी मेरे जनरल सेक्रेटरी नदीम नज़ीर साहब ने कहा कि प्रोजेक्ट रुक गए हैं, तो 7E तो हुआ ही हुआ, उसके साथ जो है वो आपको पता है कि बैंकों के इंटरेस्ट रेट जो है वो कंटिन्यू बढ़ते चले गए, 10 से जो है वो 22% पर आ गया, तो जो बोरिंग थी वो ख़त्म हो गई लोगों की। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना लोगों के पास इंस्टॉलमेंट आ रही हैं, और जो बैंक्स के से जो ले लेते थे, मतलब इस बैंकों के अंदर देखें इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर रियल इस्टेट के अंदर 25 से 30% बैंक का जो है वो किरदार है, और वो भी छोटे अपार्टमेंट और छोटे उसके अंदर है, क्योंकि गरीब आदमी ये करता है कि भाई चले मैं 20 साल का लोन ले लेता हूँ, चाहे वो आपका हाउस बिल्डिंग से ले लूँ या तमाम प्राइवेट्स बैंक्स जो है वो कर रहे थे। इसके अंदर एकदम जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और वो 22% पे गया है, तो जो वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे उनकी कुव्वतें एक तो रही नहीं, इनकम ही नहीं रही, इनकम बढ़ी नहीं, इंस्टॉलमेंट बढ़ गई इंटरेस्ट रेट की वजह से, ये हुआ। सेकंड जो हमारे एरिया के अंदर और मुख्तलिफ उसके अंदर जो प्रॉब्लम आया वो ये आया कि 7E 1% डीम रेंटल इनकम आपने लगा दिया। अच्छा, ये डीम रेंटल इनकम का तस्वुर जो है वो इस तरह तो आता है कि अगर कोई घर आपका रेंटल हुआ है तो उस पर रेंट आ रहा है तो आप 1% दे दीजिए। इसको प्लॉट के ऊपर भी लगा दिया। अगर 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर जिस प्लॉट की भी वैल्यू है, और वो चाहे आपको किसी भी उससे ज़राए से मिला हो, चाहे वो आपकी वरासत में आया हो, चाहे वैसे आपने लिया हुआ हो, चाहे आपने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए रखा हो, अब आपकी इनकम है नहीं, उस पर सालाना आपको 1% गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स देना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस एरिया में हम एग्जिस्ट करते हैं और जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, उस एरिया में प्लॉट को जो है वो रेंटल का कोई तस्वुर ही नहीं है। अच्छा। डिफेंस हाउसिंग में तो जो है वो घर बनाने के बाद ही आप उसको रेंटल कर सकते हैं ना, प्लॉट तो किसी का रेंट होता ही नहीं। इसीलिए लोग डिफेंस में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कि मेरे प्लॉट पे ना कब्जा होगा, ना मेरे प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स दूसरे बन सकते हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी जो है मतलब मेंबर टू मेंबर ट्रांसफ़र है। तो यही वजह है कि लोग डिफेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ना मेरे प्लॉट पे कब्जा होगा, ना मेरे घर पे कब्जा होगा, तो प्लॉट पे तो रेंटल जनरेट ही नहीं होता। नहीं, तो गवर्नमेंट के उसके अंदर देखा जाए तो उसके अंदर तो जो आप कह रहे हैं ना 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़, उसमें तो जो दिखाया जाता है जो सेक्टर वाइज के उसकी कीमत कम ही नज़र आती है, तो वो तो नहीं। अब देखें ये एक्चुअल इसमें भी जो है वो रेटर्स का या एसोसिएशंस का कोई कसूर नहीं है। ये FBR वैल्यू, DC वैल्यू, ये तमाम वैल्यूज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं। हमने 2016 में भी जो है जब इसाक डार साहब के साथ मुज़ाकरात हुए थे तो ये प्रपोज़ल दिया था कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कैप ना लगाएं, आप ऊपर का कैप खोल दें, जो मार्केट का रेट है वो हम रेट जो है वो फिल कर देंगे, और आप अपने टैक्सेस को कम कर दें। अब देखें 236K इन्होंने लगाया हुआ है, सेलर परचेजर पे 3% टैक्स है, एक प्लॉट की ट्रांसफ़र पे 6% टैक्स देना है फाइलर को। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे यहाँ एक नॉन फाइलर भी जो है वो आप सुनते हैं, दुनिया में कहीं जो है फाइलर नॉन फाइलर की वो नहीं है। हम FBR को समझाते भी हैं, बताते भी हैं कि भाई नॉन फाइलर का आपने क्यों जो है वो एक सिलसिला रखा हुआ है। अगर किसी के पास NIC है तो वो उसका NIC नंबर ही जो है NTN नंबर है, तो उसको आप फाइलर करें। लेकिन नॉन फाइलर से 16% है, और ये इस तरीके कार से ये सिलसिला चल रहा है। ये टैक्सेस की भरमार इतनी कर दी है। हम ये चाहते हैं आपके तवज्जुह से, ख़ास तौर पे विज़न के तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से FBR को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने टैक्सेस को जो है वो कम कीजिए। इन टैक्सेस को जो 3% सेलर पे, 3% बायर पे आपने लगाया हुआ है, 6% आप फाइलर से लेते हैं, इसको 1% पे लेकर आइए, और जो वैल्यू है उसको जो है वो आप बेशक जो है मार्केट वैल्यू पे ले आइए। हम तो इससे बिल्कुल भी किसी भी सूरत से जो है इनकारी नहीं है, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि जो हमारा एक ख्वाब था, जो तमाम रिएटर्स का ख्वाब है कि जनाब रियल इस्टेट
सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए। वो पूरी दुनिया में आप उसको देख गुफ्तगू रहे करते हैं। हैं। अच्छा देखा ये गया कि इन्वेस्ट जो लोग करते हैं उसी वजह से ये कोई रेट के अंदर फ़र्क आता है, लोग ले लेते हैं, उसके बाद वो बेचने के चक्कर के अंदर रेट बढ़ते जाते हैं, जो असल वो है उस तरफ बात नहीं कम जाती है, क्या बात है? नहीं, बिल्कुल इसी तरह ही है। देखें, कोई भी पैसा जब लगाता है उसका पर्पज़ ये होता है कि मेरा अगर 1 करोड़ है तो वो बढ़ के 1.25 करोड़ हो जाए या तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन हो जाए। तो ये देखा ये गया है कि पिछले काफ़ी सालों से कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करता था, 2 साल बाद, 4 साल बाद या 10 साल बाद उसकी प्राइस अप्रिशिएट होती थी। लेकिन जिस तरह कारोबार स्लो हुआ और जिस तरह हमारे सदर साहब ने कहा कि जो बैंक ने प्रॉफिट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तकरीबन 23% 24% पे चला गया है, तो वही पैसा निकल के लोगों ने बैंकों में पार्क करना शुरू कर दिया है। और उससे क्या हुआ कि ये जितनी रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और 70 से 75 इंडस्ट्रीज हमारे से मुंसलिक हैं, वो सब का कारोबार रुक गया है। ना इनको टैक्सेस आ रहे हैं FBR को, ठीक है। और जो अभी हम कहा गया आपके प्लेटफॉर्म से, वो मैं भी उसी चीज़ को रिपीट करता हूँ कि अगर टैक्सेस कम कर दें और प्रॉफिट जो रेट है स्टेट बैंक की तरफ से बैंकों का, अगर उसको कम किया जाए ताकि ये रियल स्टेट में बाकी कारोबार में ये पैसा निकल के आते लगे। आपकी तरफ ही आता हूँ जोर साहब, क्योंकि फिर मैं इनकी तरफ आता हूँ, क्या कहते हैं नदीम साहब की तरफ, तो रज़ा भाई की तरफ। तो सबसे मेन चीज़ है कि बकौल मैंने जो आप सुना है कि आप लोगों को हुकूमती सतह के ऊपर भी बुलाते हैं और उसके बाद डिस्कशन भी होती है, तो वहाँ कोई ऐसी बात नहीं की आपने कि भाई जो इस तरह की जो चीज़ें चल रही है उसमें इतने लोग क्या कहते हैं मुतासिर हो रहे हैं? देखें सलीम भाई, सितम ज़रीफ़ी है, मतलब हम कहना नहीं चाहते हैं लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि हकीकत जो है वो मतलब बयान किए बगैर रह नहीं सकती। हमारे सूबे के साथ हमारे साथ सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस वक्त 7E के अंदर, सिंध के अंदर जो है वो सिर्फ 7E लिया जा रहा है। सिंध का जो फाइलर है वो 7E अपने जो है सालाना टैक्स में देता है। सिंध के अंदर जो है वो आप किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं 2.5 करोड़ से ऊपर, तो आपको 1% 7E और FBR से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसी चीज़ को पूरे पंजाब के अंदर, मतलब रहीम सादकाबाद से लेके और आधा रावलपिंडी तक पूरे पंजाब के अंदर 7E सस्पेंड हुआ हुआ है। और आपका ना वहाँ पर टैक्स रिटर्न में 7E जो है वो देना पड़ता है, ना जो है वो ट्रांसफ़र के वक्त 7E देना पड़ रहा है। किसी भी सूरत से वहाँ 7E का कोई जो है वो अमल दखल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो है वो सूबे सिंध जो है वो 7E दे रहा है। इस सिलसिले में हमने कई मीटिंगें की। हमने जो है वो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग की। इस वक्त की भी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं आपका इशर साहिबा, इनको हमने जो है एक लेटर लिखा हुआ है कि खुदारा इस जो जुल्म हो रहा है, क्योंकि FBR जो है वो पाकिस्तान का इदारा है, एक इदारा है, उस एक इदारे में सूबे वाइज जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है वो स्टे हुआ है, सिंध जो है वो 7E दे रहा है, पूरा पंजाब जो है वो सस्पेंडेड 7E। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने कोई किरदार अदा नहीं किया? देखिए सिंध हुकूमत ने इस हवाले से कोई किरदार अदा नहीं किया। 18वीं तरमीम के तहत जो है टैक्सेस लगना ही जो है वो आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, लेकिन इसकी ऐसी कोई कानून साजी नहीं हुई। और कहना ये पड़ता है कि जी सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो एक फ़ैसला ऐसा दे दिया जिसकी वजह से जो है 7E जो है वो सिंध के सूबे पे लागू हो गया। पंजाब हाई कोर्ट ने जो है वो इसको उड़ा के रख दिया, उनके यहाँ ये सस्पेंड हो गया और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सिंध जो है ये पे कर रहा है। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ नदीम साहब, इस वक्त कोई ऐसा एहतजाज आपने किया, कोई इस तरह की कोई चीज़ की कि जिस तरीके से जौहर साहब बता रहे हैं कि सिंध के ऊपर ये सारी चीज़ें आई हैं, पाकिस्तान के हवाले से दूसरे जगहों पे ये नहीं है, तो कोई ऐसा हिकमत अमली आपने तय की कि भाई इसके ऊपर कोई ऐसा एहतजाज करे जिससे कोई चीज़ सामने आए? देखिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब में जाके और एहतजाज भी किया, तमाम एसोसिएशन को बुलाया, लाइव प्रोग्राम, लाइव सेशन भी किए। और जौहर साहब हमारे प्रेसिडेंट जो है कायमा कमेटी में, असम्बली में, वहाँ भी गए, वहाँ भी एहतजाज रिकॉर्ड कराए अपना, और अपनी बात भी करके आए कि ये 7E जो है ये हमारे बिज़नेस के लिए बिल्कुल गैर मुनासिब है और इससे मुल्क की मईशत को भी नुकसान है। लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें तो हैं जिसमें 7E लागू नहीं होता है, कि अगर किसी का घर है, अपने नाम है, उस पर 7E लागू नहीं होता। जिस ऑफिस में वो रह रहा है और उसने वो शो किया हुआ है इनकम टैक्स में, तो उस पर 7E लागू नहीं होता। शोहदा पर की जो प्रॉपर्टी है उस पर 7E लागू नहीं होता है। ये चीज़ें हैं, लेकिन 7E जो है, जैसे भी आपने जनरल सेक्रेटरी साहब से सवाल किया कि इन्वेस्टमेंट, मुल्क हमारा तरक्की पजीर है,
हमें मईशत को ऊपर लेकर जाना है और हमारी कोशिश होती है कि लोगों को हम तो ये करते हैं कि मोटिवेट करते हैं अपनी पार्टीज़ को, अपने क्लाइंट को, लोकल क्लाइंट पाकिस्तानी को भी और बाहर से भी, कि भाई आएँ आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको इसमें कुछ पैसे मिल भी जाएंगे, प्रॉफिट भी हो जाएगा। उस हवाले से जो है हमारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर सेल परचेज़ होती है। जब सेल परचेज़ होती है तो ट्रांजैक्शन जब होगी तो यकीनी बात है कि रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू मिलेगा और वो मुल्की मईशत में वो हिस्सा होगा और उससे मुल्की मईशत मजबूत होती है। अब अगर सिस्टम रुक जाए, कुछ भी ना लेन देन हो, जैसे आज है, ये आज के दौर में हुआ है इस वक्त कि कोई भी बिज़नेस मेरा ख्याल रन नहीं कर रहा है, तो किस तरह आप टैक्सेस लेंगे, किस तरह आप जो है ना अपनी मुल्की मईशत को मजबूत करेंगे, तो यहाँ पर आकर एक सवालिया निशान हो जाता है। आपकी तरफ आता हूँ कि बिल्डर्स आपके साथ किस तरीके से अटैचमेंट में आए, कुछ इसके हवाले से कोई ऐसी मीटिंग हुई कि कुछ हम मिल के आपस में बात करें हुकूमत सतह के ऊपर, टैक्स के मामले में? जी, टैक्स के मामले में भी, दूसरे मामलों के अंदर भी, जिस तरह आपने पहले भी पेश किया, हम फेडरेशन गए, उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया, कराची चैम्बर हम गए, उनकी प्रेसिडेंट, उनकी पूरी टीम से लिया, और सबसे अच्छी बात है कि वो हमारे साथ खड़े हुए, प्रिंट मीडिया पे उन्होंने इस बात को उजागर किया कि 7E से पूरा साइकिल जो है वो रुक गया है सिलसिला, ठीक है जी। और सुतम ज़रीफ़ी जो है वो सिंध के साथ की जा रही है, सबसे ज़्यादा कराची टैक्स जनरेट करता है पाकिस्तान में, और यहीं पे इन्होंने किया। कानून मुल्क के साथ एक होना चाहिए, ना कि दो कानून होने चाहिए कि इस सूबे का ये कानून है, इस सूबे का ये कानून है। तो ये हमारे साथ खड़े रहे और हमारे सदर कायमा कमेटी में भी गए, FBR चेयरमैन से भी हमारी भी मुलाकात हुई, हम सारी प्रपोजल इनको दी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इनको ये करना ये चाहिए कि टैक्स को कम करें ताकि साइकिल जो चले, इसमें रियल्टर्स के साथ कंस्ट्रक्शन जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट है, इबाद वाले भी इन्वॉल्वमेंट है, तो पूरा साइकिल एक जमूत तारी हो गया उस पर, इस तरह है। अच्छा जो सब मैं आपकी तरफ कह रहा हूँ कि जिस तरीके से नदीम साहब कह रहे हैं, रज़ा साहब कह रहे हैं, आप जब वहाँ गए तो उन्होंने क्या ऐसा जवाब दिया कि जिससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन हुई हो, या फिर ये कहा कि हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, या उसी सियासत की नज़र होगी ये सारी सिनेरियो? देखें, एक्चुअली मैं भी जो है इसी शहर में पैदा हुआ हूँ पूरी, और आपका भी यही सारा सिलसिला है, पाकिस्तान की सब चीज़ों को देख रहे हैं। हमने अपनी सतह पे बहुत कोशिशें की इसके, और उनको समझाने की कोशिश जो है वो हमारी यही है, और अब भी है, क्योंकि गवर्नमेंट्स हमारी हैं और पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। असल जो चीज़ है वो है कि रेवेन्यू जनरेट करना, सर्कल को चलाना। इस वक्त सर्कल जो है वो जमूत का शिकार है, और पिछले 15 महीने से हम मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि देखिए, आपका काम रेवेन्यू जनरेट करना है, आपका काम जो है वो ट्रांजैक्शन को करना है, आपका काम किसी काम को ख़त्म करना नहीं है। देखिए, आपके सामने जो है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम जाकर उनको समझा के थक गए। हमने जो है वो पिछली गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी समझाया, इस फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी ये समझा रहे हैं कि देखें, आपका टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। आप अपने ट्रांसफ़र की तादाद देख लीजिए, आप रेवेन्यू की तादाद देख लीजिए। आपके इल्म में है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भी पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं, उसका 70% पैसा जो है वो रियल इस्टेट में लगता था, क्योंकि उनको ये एक तो तमाम लोग जो है वो इस चीज़ पे जो है उनका कंसेंसस होता है कि जी हमने बैंक से जो है वो इंटरेस्ट नहीं खाना, सूद नहीं खाना। तो वो चाहते हैं कि हम कोई घर ले लें, हम कोई दुकान ले लें, हम कोई प्लॉट ऐसी जगह ले लें जो सेफ़ एंड साउंड हो, तो जब अप्रिसिएशन हो, जब हम मुल्क के अंदर वापस आएँ, या तो उस घर को बना लें या उस प्लॉट को सेल करके अपने बच्चों की एजुकेशन को पूरा कर लें, या जो है वो शादियाँ कर लें। तो ये एक हमारा एक कल्चर जो है वो इस तरह का है कि हम सूद से बचते हैं, बैंकों से बचते हैं। तो हमारा पूरे का पूरा सिस्टम जो है इस वक्त जो है वो कोलैप्स हुआ है, और इस सिस्टम के अंदर हमने इनको बहुत समझाने की कोशिश की कि देखें, आपको टैक्स जनरेट करना है तो टैक्स जनरेट करने का सिलसिला जो है वो ये होना चाहिए कि खौफ और हिरास नहीं होना चाहिए। अब एक फाइलर है जिसके पास पैसे ही नहीं है, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि लोगों के पास कैश फ्लो नहीं है। अब आपने 7E लगा दिया, इस साल इतने लोग हैं कि जो इस 7E की वजह से जो है वो टैक्स तो फाइल किया है लेकिन 7E फाइल नहीं कर सके। कई 100 में लोग ऐसे हैं कि जो पिटीशन फाइल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस 7E के अगेंस्ट में,
और आपके चैनल के तवस्सुस से जो है मैं नए चीफ जस्टिस साहब आए, हमें उनसे बहुत होप है और हम चाहते ये हैं कि ये केस भी जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है वो गया हुआ है, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, काजी ईज़ा फाइज साहब से रिक्वेस्ट है कि जो कि चीफ जस्टिस साहब हैं और इतना जो है उनका बोलबाला है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, कि वो इस केस को फौरी तौर पर जो है वो लगाएं अपने पास और इसमें फैसला दें जो है लोगों की उम्मीदों के मुताबिक, ताकि पूरी इंडस्ट्री चल सके। ठीक है। जो देखिए टैक्स देने से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसा कल्चर डेवलप नहीं करें कि जो टैक्स दे रहा है आप उसी को जो है वो जकड़े चले जा रहे हैं और तमाम सेक्टर्स आपने इस वक्त जो है मुल्क के आप ये देख लीजिए तमाम सेक्टर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ काम कर रही है तो इस वक्त वो नज़र आ रहा है कि जी स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही है। देखा ये क्या अहमद साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से ये हम काम का सुनेरियो देख रहे हैं, जैसे जौहर साहब बोल रहे हैं कि 15 महीने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग आई है, वैसे तो पहले भी आई है, तो इससे कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं, कितने जगहें, कितने सेक्टर, कितने लोग बेरोज़गार और ये सारा काम का रुक जाना? अच्छा देखिए, मैं तमीद बांधता हूँ कि ये जो रियल्टर्स है, क्योंकि रियल इस्टेट के हवाले से प्रोग्राम है तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि रियल्टर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटियर है गवर्नमेंट का, हुकूमत का, कि ये जो है मेहनत करके लोगों को मोटिवेट करके लेकर आते हैं और उनसे इन्वेस्टमेंट कराते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो मुल्क की मईशत का हिस्सा होती है, मुल्क की मईशत उससे मजबूत होती है। तो यहाँ हमारी कोशिश ये होती है कि मुल्क की मईशत को मजबूत किया जाए। हो क्या रहा है कि लोग जो है वो काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हालात काबू में ही नहीं है कि कोई काम कर सकें। तो हमारी तो कोशिश ये होती है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने लोग हैं, वो रियल इस्टेट में काम कर सकें और मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डाल सकें। सबसे अहम बात क्या है कि अभी तक देखें कि रियल इस्टेट को कोई नाम नहीं दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नहीं की गई है, तो वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमारा जो कमीशन है वो सेफ़ होना चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में काम कर सकें और एजुकेशन देना चाहिए। हमने भी ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हमने सब ने कोर्सेज़ किए हैं, तो इस तरफ गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि लोगों को एजुकेट करें ताकि वो रियल इस्टेट की तरफ आएँ तो पढ़े लिखे अंदाज में, अच्छे अंदाज में। जिस तरह के लोगों को अभी जैसे आपने सवाल किया था कि लोग इस तरह भी करते हैं, तो वो शायबा जो है वो ख़त्म होता है। और हमारी कोशिश हमेशा यही है कि हम मुल्क की मईशत को मजबूत करें और ये गवर्नमेंट का काम है कि वो हमें फैसिलिटेट करे और हमें काम करने दे। काम करने देंगे तो यकीनी बात है कि मुल्क की मईशत में हमारा बड़ा अहम किरदार है और हम अच्छे तरीके से ये किरदार अदा कर सकते हैं। देखें, अगर आपने तादाद की पूछा था रज़ा साहब से, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमसे मुंसलिक कराची से खैबर तक, क्योंकि रेटर्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में एक हुए हुए हैं। हमारी इस्लामाबाद की सतह पर एक FOR है, तो अगर रेटर्स की आप तादाद की बात करते हैं तो तकरीबन 50 लाख लोग हैं जो इस कारोबार से इस वक्त जो है मुंसलिक हैं और सब के सब इस वक्त जो है वो ज़बू हली का शिकार हैं। और अगर आप इसमें बिल्डर्स को मिला लें तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि पूरे कराची, बल्कि आप तो करते ही हैं सर्वे, आप कराची से इस्लामाबाद तक कंस्ट्रक्शन रुक गया है। हमारे साथ जो इंडस्ट्री हैं मुंसलिक हैं, अगर आप इस काम को नहीं चल, आप कह रहे हैं इस्लामाबाद में रुक गया था, जबकि इस्लामाबाद में यहाँ भी वही 7 ही चल रहा है, वहाँ रुकने इस्लामाबाद में है। अच्छा। आधे इस्लाम, देखिए पंजाब, इस्लामाबाद पूरा पंजाब में नहीं आता, आधा जो इस्लामाबाद है वो जाता है पंजाब के साथ, आधा इस्लामाबाद जो है जो एक्चुअल कैपिटल उसके अंदर आता है उसमें 7 ही है। हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के बाद अगर कहीं जॉब जो है लोगों को मिलती है तो वो जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। बिल्कुल सही है। देखें, एक जो है बिल्डिंग अगर बन रही होती है तो उसमें हज़ारों लोगों का जो है वो रोज़गार जो है वो मुंसलिक होता है। तो रिक्वेस्ट हमारी अपने तमाम जो है आला ओहदों पे बैठे हुए लोगों को, और ख़ास तौर पे केयर टेकर गवर्नमेंट अगर इसको कर सके तो ये तो उनके लिए एक, हमारे लिए एक ब्लेसिंग होगी। और वो मुल्क की मईशत में जिस तरह से ट्रैक डाउन करना और उसको तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, ये एक ताज़ा हवा का झोंका होगा। केयर टेकर हुकूमत ने इस हवाले से कोई रब्ता किया आपसे या इस? हमने राब्ते करने की उनसे कोशिश की है। हमने जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को अप्रोच करने की कोशिश की है, उनको लेटर्स
भेजे हैं, उन्हें बता रहे हैं सारी चीज़ें। और अभी आपके चैनल के तवस्सुस से मैंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि खुदारा इस केस को जो है फौरी सुन के ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये केस जो है वो उनके सामने मौजूद है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, जैसे रियल एस्टेट में पाकिस्तान का जीडीपी का कितना हिस्सा कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से? जी, ये जो पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक बताते हैं उसके मुताबिक तकरीबन रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो 3.5 से 4% जीडीपी का शेयर इसमें कंट्रीब्यूशन करती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको अगर ये टैक्स के मामलों को बेहतर करें तो ये इससे इम्प्रूव कर सकता है। उससे मुल्क में टैक्सेस भी जनरेट होंगे, पैसा भी आएगा। अब बाहर आप चले जाएं दुबई और बाकी कंट्रीज़, वहाँ रियल स्टेट सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा फ्लोरिश है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा ज़बूवाली का शिकार है और इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक है। इनसे रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्सेस आएंगे और रोज़गार लोगों को मिलेगा। तो ये है कि हमें जीडीपी में भी इंसेंटिव मिलेगा अगर ये टैक्सेस कम करेंगे, ताकि वो साइकिल जो टूटा हुआ है वो सिलसिला चल सके। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि जैसे आप कह रहे थे कि नॉन फाइलर और फाइलर, तो किस तरह की सहूलत दी जाए नॉन फाइलर के हवाले से? जो ये एक अजीब सी बात होती है कि जिसके पास भी है और फाइलर को ये जो फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो हुकूमत तो बहुत सारे जाविये से कोशिश करती है कि किसी तरह भी फाइलर में आ जाए, जिस तरीके से अभी चल रही है। और अगर हम ये देखें तो जो टैक्स के हवाले से 22-25 लाख ही लोग हैं, बाकी जितना बड़ा सेक्टर है उसके अंदर वो क्यों नहीं आना चाहते? क्या वजह? वो गवर्नमेंट लाना नहीं चाहती उन्हें। वजह इसकी वजह तो जो है एफबीआर से पूछे, इसकी वजह जो है आला हुकाम से पूछा जाए कि भाई एक पोर्शन जिस किसी के पास, देखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सलीम साहब, ये प्रॉपर्टी वो सेक्शन है कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ छुपी हुई है ही नहीं। देखिए, प्रॉपर्टी कोई भी शख्स अगर ख़रीद रहा है तो वो या तो रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड हो रही है, या किसी सोसाइटी से लेता है तो सोसाइटी में हो रही है, डीएचए से लेता है डीएचए के अंदर हो रही है। हर चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो माइक्रो हो रहा है, तमाम जो है वो आपका रेवेन्यू बोर्ड्स में। तो ये तो फाइलर नॉन फाइलर इसमें होना ही नहीं चाहिए। जिसके पास एनआईसी है, जो आपके पास आ रहा है, जो अपना बायोमेट्रिक दे रहा है, वो फाइलर है, आप उससे फाइलर का टैक्स लीजिए। आपने क्या किया भाई, आपने एक दरवाज़ा, एक विंडो उसको दी हुई है कि वो 16% दे, उसके बाद आप उससे टैक्स में पूछते ही नहीं है कि वो पैसे कहाँ से लाया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये आपने एक विंडो खोली हुई है। हम जो रियल एस्टेट को चला रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि आप जो है तमाम के तमाम लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लेकर आइए, टैक्स नेट का रेशो जो है वो कम कर दीजिए, हर पाकिस्तानी अपना हिस्सा डाले टैक्स में। नहीं तो ये इसके अंदर किस तरीके से कोई फिक्स टैक्स किया जाए? जिस तरीके ये नॉन फाइलर का नाम देके इन्होंने फिक्स टैक्स किया हुआ है, उनसे 16% लेते हैं। तो आप देख रहे हैं दुकानदारों को भी, इसको भी अब तो हुकूमत की सतह के ऊपर लोग निकले हैं। यही तो कहने का मतलब है कि पॉलिसी जो है वो एक होनी चाहिए, यकसा होनी चाहिए। आप दुकानदारों से फिक्स टैक्स लेना चाहते हैं, उनको टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। एक जो शख्स प्लॉट खरीद रहा है उसमें आपने फाइलर नॉन फाइलर किया हुआ है, क्यों? अच्छा, एक थोड़ा सा तलख सवाल आपकी तरफ में कर लेता हूँ। जिस तरीके से अमूमन देखते हैं कि आप लोगों की स्टेट एजेंसी के ऊपर लोग आते हैं किराए के हवाले से जी, तो बहुत सारे आप लोगों ने बंदे रखे हुए थे एजेंट की सूरत में, वो जाके घर दिखाते हैं, उसके बाद वो दिखाने के बाद उसको देते हैं कि ये फैसिलिटी मिलेगी, ये होगी, ये होगी। फिर उसके बाद जब वो किराए पे चला जाता है जी, फिर एक हफ्ते के बाद उसको देखते भी नहीं है, और उसके बाद वो बोलता है इसमें पानी नहीं आ रहा, इसमें फला नहीं आ रहा। बोले क्या बस मेरा कमीशन लो, और फिर सीधे निकल आते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह 33 इयर्स हो गए मैं रियल एस्टेट से मुंसलिक हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि डिफेंस क्लिफ्टन में बहुत कोई रेयर शादो नादर केसेस होते हैं, क्योंकि हमारी जब एक नुमाइंदा जमात एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड है, और वो हमारे अम्ब्रेला के नीचे हैं। तो अगर किसी की कोई कंप्लेन आती है हम उसको एड्रेस करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शहर में होता होगा कि जी दिखाया कुछ और निकला कुछ। बाकी रह गया पानी का मसला तो हम भी फेस कर रहे हैं डिफेंस में रहते हुए भी, ठीक है, जो कि किसी भी सोसाइटी की बेसिक यूटिलिटीज़ जो हैं वो प्रायोरिटीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। जो आप लोगों के साथ जो एजेंट, आपसे सवाल करता हूँ, मतलब कि आप लोगों के साथ जो एजेंट मुंसलिक होते हैं, क्या उनका पूरा के पूरा आप लोगों ने वो लिया हुआ होता है कि ये वाकई इस तरह के, या ऐसे ही आके बैठते हैं और उसके बाद? असल में हमें जो है ना सबको 25-30 साल हो गए काम करते हैं, तो तकरीबन पूरी मार्केट का एक जो हमारा रियल्टर है वो सबको हम जानते ही हैं, और जो ऑनर होता है वो हमारा यकीनी बात है मेंबर है। तो इन अखलाकियात का जो है हम पूरा ख्याल रखते हैं, हमारे रियल्टर भी और हमारे जो मेम्बरान हैं वो भी, कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि कंप्लेन चली जाए।
तो कोशिश यही होती है कोई एक आध केस कहीं होता भी होगा तो वो या तो वहीं सही कर लिया जाता है या फिर हमारे पास कंप्लेन आती है तो हम उसको हल कर लेते हैं। असल में होता ये है, अब तो बड़ा इसको आसान कर दिया है और इसकी कवायद और ज़वाबित जो है वो तय पा गए कि तमाम चीज़ें जो है वो रेंटल एग्रीमेंट में मेंशन होती हैं और ये रेंटल एग्रीमेंट जो है ये जाकर थाने में जमा हो जाता है, सही है। इसको इंडोर्स करा देते हैं। तो हमारे यहाँ इस किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। एक तो ये कि हमारे पास DNFBP से हम जो है वो मुंसलिक हैं, तो हमारे पास जो है वो लिस्ट मौजूद है, हम उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो हमारा रेंटल एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट की कापी जो है वो इलाके के जो है वो थाने से अटेस्ट होके वो रखी जाती है। जो रेंट लेने आता है उसका बायोमेट्रिक और उसकी तमाम जो डिटेल है वो जमा होती है। तो इस तरह का कोई इशू नहीं होता। और रहा इसका कि जनाब जब भी कोई चीज़ दिखाई जाती है तो हर चीज़ के जो भी बेंगलो हो या जो भी फ्लैट हो उसके मुख्तलिफ जो है विजिट्स होते हैं और उन विजिट्स के अंदर जो है जो लेने वाले लोग होते हैं या जो देने वाले लोग होते हैं उनकी आपस में मीटिंग करा के तमाम चीज़ें तय पा जाती हैं। अच्छा, बिल्डर्स के हवाले से अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कोई आपस के अंदर ज्वाइंट आपका कोई एडवेंचर बना है या कोई इस तरह की चीज़ बनी है कि यार ये अगर इसी तरह माइनस होते गए तो ये हम बहुत ही नीची सतह के ऊपर आ जाएंगे और फिर इसके बाद इस सेक्टर पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए सर, यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं अरबाब इख्तियार से कि खुदारा इस वक्त जो है वो आप इंटरवीन कीजिए, इसको क्लैप्स होने से, इसको जो है दिवालिया होने से, इसको बिल्कुल तबाह बर्बाद होने से बचा लीजिए। उसकी वजह यह है कि आप देख लीजिए पूरे कराची में स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, बैरियर टाउन में जो है वो बेशुमार एक स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, DHA सिटी में जो है वो एक स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, पूरे हाईवे पे पूरे नॉर्थ में चले जाएं एक स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, लाहौर और इस्लामाबाद में चले जाएं एक स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, फिनिशिंग नहीं हो पा रही। ये जो 15 से 16 महीने का जो एरा आया है इसके अंदर जो कॉस्ट हुई है, अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी ने जो है वो 8,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अपना जो है वो फ्लोर बेचा हुआ था तो वो फिनिशिंग पे ही उसके 5,000 रुपये लग रहे हैं इस वक्त, जबकि वो ऑलरेडी 5,000 रुपये एक स्ट्रक्चर पे लगा चुका है। तो अगर इस वक्त गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया, इस वक्त गवर्नमेंट ने टैक्सेस के अंदर जो है वो एक ऐसी पॉलिसी लेके नहीं आए कि जिससे जो है तमाम के तमाम रियल इस्टेट को जो है वो एक सर्कल जो कि रुक गया है। मैं तो ये कहता हूँ लॉकडाउन में भी इतने प्रॉब्लम नहीं था। लॉकडाउन जो 2 साल हमने गुजारा है उसके अंदर भी रियल इस्टेट के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। रियल इस्टेट चल रही थी, रियल इस्टेट के अंदर जो है वो काम हो रहा था, ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे आ रहे थे। लेकिन आज जो है वो रियल इस्टेट बिल्कुल जो है वो लॉकडाउन की अच्छा, इस फिनिशिंग की वजह से तो मेरा ख्याल है कि मैं देखता हूँ कि जिसने वो ख़रीदा हुआ वो भी परेशान है और जो क्या कहते हैं मतलब इस करब के अंदर गुजर रहा है उसका कि कैसे मिलेगा भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो 1 लाख एक मिसाल 1 करोड़ की चीज़ है वो उसके लिए 1.25 करोड़ की हो जाएगी, वो 25 लाख कहाँ से लेकर आएगा। इसी तरीके से सिचुएशन है। इसमें मसला ये है, देखिए IMF का शुक्रिया कि उसने हमें कर्ज़ा दिया। अब ये कर्ज़ा उतारना कैसे, कर्ज़ा आवाम की गर्दन दबा के तो नहीं उतार सकते या उनके कारोबार को ख़त्म करके तो नहीं उतार सकते, आप कर्ज़ा उतरेगा ही नहीं। उसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाना होगा। मईशत दान जो कि पेट्रियोटिक मईशत दान हो, 4, 5, 6 मुल्क से लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको ले वो मैकेनिज़्म बनाएं, स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं। और मुल्क से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, कर्ज़ा देने वाले लोग भी मौजूद हैं। ये जो सिस्टम है अनस्टेबिलिटी है, आपने देखा था कर्ज उतारो मुल्की जो हालात हैं, ये अगर अपनी सतह पर आ जाएं तो यकीनी बात है कि लोग बहुत मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, हम भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो ये चीज़ें सही हो सकती हैं। मसला ये है कि कारोबारी बिज़नेस कम्युनिटी का गला दबा के आप कर्ज़ा नहीं उतार सकते, बल्कि ये कर्ज़ा और चढ़ता जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपको रेवेन्यू मिलेगा ही नहीं, तो फिर कहाँ से कैसे आपको तो ये चाहिए कि आप कारोबार देखें। परवेज़ मुशर्रफ का भी दौर गुजरा है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का, तो उस दौर में भी ये फाइनेंस बिल 2002 में आया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद मुल्क ने तरक्की भी की, $17.5 अरब जो है रिज़र्व थे पाकिस्तान के, और मुल्क तरक्की भी कर रहा था। हर पाकिस्तान के हर एरिया में तरक्याती काम भी हुए थे। तो वो पॉलिसीज़ को भी देख लें कि वो पॉलिसीज़ क्या थी जिसके हम थ्रू चल सकते हैं और जिससे कि लोग खुशहाल भी हो सकते हैं
और मुल्क की मईशत भी मजबूत हो सकती है। इसके लिए जो है ना मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है और स्टेक होल्डर को साथ बिठाने की ज़रूरत है। बेटरमेंट के लिए क्या ऐसा इकदाम उठाया जाए कि रियल एस्टेट के अंदर कुछ अच्छे काम होना शुरू हुए? एक तो जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि एक तो हमारी इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड किया जाए, इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए ताकि हमारा कमीशन सेफ हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी बेटरमेंट ये हो सकती है कि एक तो ये फाइलर नॉन फाइलर वाला सिस्टम ख़त्म किया जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है। आप दुबई चला जाए, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वहाँ पे एक ही होता है, नो फाइलर नो नॉन फाइलर, एक होता है फाइलर। तो वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि लोग इसमें टैक्स में आए और प्रॉपरली गवर्नमेंट को मिल सके। अब जो फाइलर है उसको क्या इंसेंटिव है, नॉन फाइलर उससे ज़्यादा इंसेंटिव लेके कि जी ना मुझे साल का टैक्स फाइल करना पड़ता है, मैं एक दफ़ा आता हूँ जब मैंने चीज़ परचेज़ करनी है उस पर मैं टैक्स पेमेंट करता हूँ 17% 16% और मैं ज़्यादा फ़ायदे में रहता हूँ। हम लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, क्यूज़ में खड़े रहते हैं और अपने फ़ायदे के लिए हम लोग दर बदर हो रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा, इसकी बेटरमेंट के लिए बहुत सारे इंसेंटिव इनको करने पड़ेंगे कि जिस तरह हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट और हुक्मरान बाला से गुजारिश है कि जब भी कोई फ़ैसला करें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लिया करें, मशावरत किया करें ताकि हम इनको एक अच्छी सजेशन दे दें। जैसे इन्होंने पहले कहा था कि बजट आया कि जी $50,000 का जो है ओवरसीज़ पैसा दे सकता है, उन्होंने उससे बढ़ा के फिर कहा कि जी $1,00,000 जो है, तो हमारे लिए बड़ी विन विन पोजीशन होगी, लेकिन बाद में उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। अब ओवरसीज़ जो है इतना पैसा पाकिस्तान भेजता है, उसका इंसेंटिव भी होना चाहिए, इनको डॉलर भी आएगा, ठीक है। अब वो इन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो इंसेंटिव्स हैं ये होने चाहिए और ये फाइलर नॉन फाइलर वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। अच्छा जौहर साहब, आपसे हम आज तक रियल एस्टेट एजेंसी को इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं दिलवा सके? इसकी क्या बुनियादी वजह है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह जो है, एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अब तक जो है रियल इस्टेट को जो है और रियल इस्टेट इंडस्ट्री को जो है वो इंडस्ट्री तस्वुर ही नहीं कर रही। वजह उसकी ये है कि हम इनको ये कह के जो है वो समझा के थक गए कि आप दुबई को देख लीजिए, सिंगापुर को देख लीजिए, तमाम जगहों को देख लीजिए। अब हमारा जो है वो सबसे बड़ा जो इस वक्त बिल्डर्स का वो है वो आबाद है, ठीक है। आबाद जो है वो इनको इंडस्ट्री के लिए कहता है, हम इनको जो है वो इंडस्ट्री के लिए कहते हैं। अब इंडस्ट्री का सिलसिला ये है कि आपके इल्म में होना चाहिए कि 1.25 लाख जो है वो घरों की शॉर्टेज है और ये डे बाय डे बढ़ रही है। इस शॉर्टेज को जो है ये मिलजुल के जो है इसको जो है वो हल किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म के इक़दाम करती है कि जो किसी के इल्म में ही नहीं होता और सुबह आदमी उठता है तो उसको पता चलता है कि जी ये नया एक टैक्स आ गया। अच्छा, हम हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या हमारे जो लोग हैं जो रियल इस्टेट के अंदर काम करते हैं या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उन्होंने काम किया है, उन्हें इस वक्त जो है वो दौरे जो है वो उनको प्रॉब्लम्स आई हैं। एक तो ये कि इन्फ्लेशन, हमारी जो है वो करेंसी डीवैल्यू हो गई। किसी ने भी जो है वो डॉलर अगर भेजे थे तो उसके जो है वो आपके सामने सिलसिला है, उसको दोहराने की जो है ज़रूरत नहीं है। यूरो भेजे थे या पाउंड भेजे थे, जो भी भेजा था, और वो सब के सब मुल्क से मोहब्बत के अंदर जो है ये सब कुछ करते हैं। और जैसे कि मेरे जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि इन्होंने जब बजट स्पीच हुई है तो उसके अंदर ये हमें जो है श्योरिटी दी थी और ये खुशखबरी भी दी थी कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो $1,00,000 तक जो है वो पाकिस्तान में भेज सकते हैं और वो कहीं भी जो है वो इन्वेस्ट होगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका जो भी पैसा आता है उसका 70% जो है वो रियल इस्टेट के अंदर आता था। और अब भी हम ये चाहते हैं कि देखें, रियल इस्टेट पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्री तस्वुर की जाती है। इसके अंदर अगर कोई भी टैक्सेस गवर्नमेंट को लगाने होते हैं तो वो जो है एक साल पहले बताया जाता है कि भाई ये टैक्स जो है वो इतने % से जो है वो इतने % होगा 2024 2025। उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए तमाम लोग जो है वो तैयार हो जाते हैं, इन्वेस्टर भी तैयार हो जाते हैं, बिल्डर भी तैयार हो जाते हैं, रियल इस्टेट के जो रेटर्स होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं। वो अपने अपने उसके अंदर अपने तमाम चीज़ों को जो है उससे कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है सुबह उठे जी 1% डीम रेंटल देना है। 1% था, उसको पहले 1.5% किया, 1.5 को 2 किया, 2 को अब 3 कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि एक तो लोगों को जो है
इन्फ्लेशन ने मार दिया है इस वक्त पूरे पाकिस्तानी की जो है वो कुव्वत ख़रीद ख़त्म होकर रह गई है। ठीक है, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी मोमेंट के ऊपर है, कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो देखिए, पहला मैसेज ये है कि पाकिस्तान के अंदर रियल इस्टेट के अंदर जो है वो कानून एक होना चाहिए, क्योंकि आपने 18वीं तरमीम भी दे दी, आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन आप इसको फेडरल से जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो 7E जो है पंजाब के अंदर सस्पेंड है, सिंध के अंदर लगा हुआ है। तो हमारा जो टैक्स फाइलर है जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, आप हर प्रोग्राम में जो है वो पिछले आप उठा के देख लें, बड़े बड़े एंकर्स वो कहते हैं कि जी सिर्फ लालू खेत की मार्केट का जो टैक्स है वो लाहौर की जो है लिबर्टी से ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ तो कराची के अंदर एक लालू खेत मार्केट थोड़ी है, ऐसी हमारे यहाँ 75 मार्केटें हैं, और लालू खेत मार्केट तो हमारी जो है वो मतलब कि डाउन इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है। तो हमारे हम जो कि कराची के अंदर हैं, हम सिंध का 90% जो है वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पाकिस्तान का 65% करते हैं। जी अहमद रज़ा साहब कोई मैसेज? देखिए जी, मैसेज ये है कि सलीम भाई, पूरा रियल इस्टेट, पूरी दुनिया में रियल इस्टेट, पूरी दुनिया रियल इस्टेट पर मुहित है। घर, बंगले, प्लॉट सब पूरी दुनिया में मौजूद हैं और ये रियल इस्टेट है। इसी को रियल इस्टेट को सबसे आखिरी दर्जा हमारे यहाँ दिया जा रहा है, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। अच्छा जी नदीम साहब, आप आखिरी कोई मैसेज? जी, मैं इसी को एंडोर्स करूंगा कि जी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल लोअर लेवल पे रखा हुआ है। इससे इनको बहुत ज़्यादा फंड जनरेट हो सकते हैं, टैक्सेस आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ेगा। जौहर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, अहमद रज़ा हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, नदीम अहमद नज़ीर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सबको एक नज़र से देखा जाए, और जब भी, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं और हमारा नाम भी इसी से ही है, तो चाहे सिंध हो चाहे दूसरे सूबे हों, उसको एक ही नज़र से देखा जाए तो इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ये मुल्क भी बड़ी तरक्की करेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहे अल्लाह लाए। तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे, और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।